आज क्या तारीख है? 10। ओके, तो अब तुम्हारा अगला प्रश्न है कि सर जी आप किस तरीके से हमको पढ़ाने वाले हो। तो राजा बेटा जी आज 10 तारीख को हम करेंगे, 10 तारीख को हम कर लेंगे आज इन्वेंट्री, और एक टॉपिक हम करेंगे आज कंप्लीट जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स वो शॉर्ट में, बट जर्नल एंट्री जो मेजर वाली है वो करेंगे। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको होमवर्क दूंगा, तो आप रेडी हो? सो लेट्स गो अहेड, हियर वी स्टार्ट। इन्वेंट्री बेटा जी, इन्वेंट्री इज फास्ट फास्ट में नहीं जाते, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लोकेश भाई, अभी एक काम करते हैं कि आप अगर बोल रहे हो तो आरटीपी हम देख लेंगे, जो जून का आरटीपी वो देख लेंगे, करवा दूंगा, ठीक है, जून का आरटीपी करवा देंगे। चलो आ जाओ। इन्वेंट्रीज आर असेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस और माय डियर फ्रेंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल और यूज्ड इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज। मतलब इन्वेंट्री क्या होती है? जिसको हम बाय सेल करते हैं। बाय सेल मतलब राजा बेटा जी हम उसको क्या बोलेंगे? जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, डीमार्ट, डीमार्ट क्या करता है बेटा जी? गुड्स बाय करता है और फिर क्या करता है? सेल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है बेटा जी, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए क्या क्या होगा? गुड्स। सो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए गुड्स होगा राजा बेटा जी रॉ मटेरियल। जैसे एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके लिए क्या होगा बेटा जी? स्टील, रॉ मटेरियल है। आधी बनी हुई कार, वर्क इन प्रोग्रेस। और बेटा जी पूरी बन गई कार, फिनिश गुड्स। ये क्या है राजा बेटा जी? इन्वेंट्री। तो प्रोसेस को फिल करो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड्स। उसके बाद में और भी चीजें हो सकती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स और पैकेजिंग मटेरियल जब आप इंटर में आएंगे तब आपसे और बात होगी। AS2 में हम इन सभी चीजों को देखेंगे, AS2, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो राजा बेटा जी इन्वेंट्री का लिखिए मेरे साथ में, इन्वेंट्री एज पर AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी 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 क्विकली, जहां पर भी हो। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। अब इसमें से बेटा जी हाईलाइट कर लेते, पहला वर्ड क्या? कॉस्ट, दूसरा क्या है? NRV। मेरे साथ लिखना शुरू करिए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? लिखना शुरू करिए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो बेटा जी हम पहले लिखेंगे परचेस प्राइस, परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एड, ये आएगा कुछ प्राइस, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ओके, एड कैरेज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड। दिस विल गिव मी व्हाट? माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये मेरी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री जो सुंदर टीचर बताती है ना 12th में, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। तो आपको कभी कॉस्ट का बताया उन्होंने? AS2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इस तरीके से होती है, परचेस प्राइस, फिर आप मांडवली करोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके अंदर क्या करोगे? ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। GST इज नॉट अ नॉन रिफंडेबल टैक्स, तो ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड लोडिंग अनलोडिंग, एंड राजा बेटा जी ऐड कैरेज इनवर्ड, दैट विल गिव यू व्हाट? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नाउ गोइंग अहेड, व्हाट इज NRV? NRV का मतलब है बेटा जी तीन चीजें। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते? सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डिनरी कंडीशन। मतलब बेटा जी अगर मेरी इन्वेंट्री है, ऑर्डिनरी कंडीशन में कितने में सेल हो जाएगी? पूरी बनी हुई इन्वेंट्री, लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब उसको सेल करने के लिए मुझे कुछ कमीशन देना पड़ेगा, तो कॉस्ट टू सेल क्या करेंगे? लेस। कुछ कमीशन देना है, कुछ ब्रोकरेज देना है, तो हम लेस करेंगे, और लेस करेंगे एक्सपेंस टू कंप्लीट द इन्वेंट्री।
सर इसका मतलब क्या है ये बताओ। राजा बेटा जी इन्वेंट्री कितनी टाइप की है? तो मैंने आपको इन्वेंट्री बताई थी 3 टाइप की होती है। कौन सी 3 टाइप की? पहला वाला, कौन सी 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है? पहला होता है रॉ मटेरियल, फिर क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, फिर क्या होता है फिनिश गुड्स। अब जरा एक सोचो, आधी बनी हुई चेयर, इधर दिखा देता हूं ना, आधी बनी हुई चेयर, ये चेयर दिख रही है क्या? ये आदमी बना रहा है, अब इस पर बैठ सकते हो क्या? नहीं, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब राजा बेटा जी इसका अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है तो कॉस्ट तो निकल जाएगी, इस पर अभी तक जितना खर्चा हुआ कॉस्ट है, बट उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? भैया जी आधी बनी हुई चेयर का सेलिंग प्राइस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में ये चेयर अगर कंप्लीट हो जाएगी तो कितने में सेल होगा? तो फिर मैंने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस लेस एक्सपेंसेस टू सेल। इसको अगर मुझे सेल करना है तो मैं अमेजॉन पर लिस्ट करूंगा, अमेजॉन को कमीशन देना पड़ेगा, तो लेस क्या करना पड़ेगा मुझे, ब्रोकरेज कमीशन टू सेल। जैसे शेयर्स को बेचना है तो मुझे कमीशन देना पड़ता है ना, और लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीटेड। इस इन्वेंट्री को पूरा कंप्लीट करने के लिए, चेयर में कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो राजा बेटा जी पूरी चेयर का अगर हम पहले क्या ले लेंगे, सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री लिखेंगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स, लेस क्या करेंगे, कॉस्ट टू सेल, लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस टू कंप्लीट दी इन्वेंट्री। राजा बेटा जी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह बात पता चल गई। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसका मतलब है सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड लेस माय डियर फ्रेंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। यहां पर सेल मिस हो गए क्या एनआरवी बता दिया बेटा मैंने? अब बेटा जी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने बहुत आसानी से लिखकर दे दिया था, इधर उन्होंने सारी चीजें लिख दी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सुन लीजिए, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं वापस बता दूं, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, परचेस प्राइस लेना है, एड नॉन रिकवरेबल या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कैरेज इनवर्ड बोला, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, रिबेट्स लेस करो, ये बाकी की चीजें मत पढ़ो बेटा जी। बट मैंने क्या बताया आपको कि क्या करते हो आप कैरेज इनवर्ड ऐड करते हो, लोडिंग अनलोडिंग ऐड करते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हो, राइट? ये सारी चीजें करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेस। बेटा जी ये सारी चीजें आपके इंटरमीडिएट में है, अभी के लिए ये नहीं करना है, और ये वाली चीजें भी इंटरमीडिएट में, अभी हम नहीं बात करेंगे। चले, ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। सो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर पता तो चल गया कॉस्ट और एनआरवी, बट सर एक बात पता नहीं चल रही है, इन्वेंट्री कितनी टाइप की होती है? इन्वेंट्री होती है 1 2 3। एक काम कर लेते हैं हम, एक काम करता हूं अभी तो 2 ही बताता हूं यार, 2 ही काफी है। एक होमोजीनियस और एक होता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल लिख देता हूं, पेन, राइट, कैलकुलेटर, राइट, थर्ड वन बॉटल्स, फोर्थ वन लिख देता हूं कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स। हिट होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि भाई साहब सब कुछ सेम टू सेम है। ये सुनो ना, जिन जिन बच्चों को डर लग रहा है चिंता मत करो, थोड़ी सी देर रुको, मैं सब करवा दूंगा। वेन एवर यू हैव गॉट 2 चॉइसेस, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, ऑलवेज चूज डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनते जाओ, वहां पर फायदा होगा, है ना। सर एक दिन में फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट किया, सब कुछ पॉसिबल है, 2 बार रिवीजन? यस बेटा बहुत पॉसिबल है। सो बेटा जी ऐसी चीज जैसे ये कैलकुलेटर या पार्ले जी के बिस्किट्स अगर आप जाके देखते हो, या मैगी के ये जो पैकेट से वो देखते हो, वो सब होमोजीनियस है, आप कोई भी निकाल कर ले लो, है ना। अब मसला क्या है बेटा जी, जब होमोजीनियस गुड्स होते हैं तब हमने क्या बोला, दिस गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो मेरा और एक होमोजीनियस गुड्स है, जिसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं पेट्रोल, ये नीचे पेट्रोल भरा हुआ है बेटा, इतना पेट्रोल भरा हुआ था, ये पेट्रोल की रेट थी ₹98। फिर इसके अंदर और पेट्रोल आया बेटा, ये ग्रीन कलर का पेट्रोल आया, और सेम है बट मैं तुमको बता रहा हूं अलग अलग डिलीवरी डेट्स है। ये पेट्रोल आया बेटा जी और इसकी रेट थी ₹99। फिर इसके अंदर और एक डिलीवरी आई और ये वाला पेट्रोल हमने भरा, इसकी रेट थी बेटा जी ₹101। फिर इधर पेट्रोल आया, इसकी रेट थी
97। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब मैं किसी गाड़ी में पेट्रोल भराऊंगा, इसमें से पेट्रोल निकालूंगा, तो बेटा जी कौन सा पेट्रोल गया बाहर? जैसे मान लो आपके घर में घी का कटोरा है या घी है, आपने उसमें अलग अलग रेट के घी निकाल कर डाले, एक ही कंपनी के, और उसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद में तुम घी निकालोगे तो कौन सा घी निकला? आपकी पानी की टंकी है, अलग अलग दिन अलग अलग पानी आपने उसमें डाला, अब उसमें से निकाला, तो अब कौन सा पानी निकलेगा? सो राजा बेटा जी ऐसे केस में जब हम बोलते हैं कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, तब हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते डायरेक्टली कि भैया ये इन्वेंट्री एग्जैक्टली कितने कॉस्ट की है। इसके लिए हमें यूज करने पड़ते कॉस्ट फॉर्मूले, जो हमको कॉस्ट फॉर्मूले दिए गए बाय AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और कॉस्ट फॉर्मूले में बेटा जी दो फॉर्मूलेज हमको बहुत आने चाहिए, वो है फीफो और दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट। कौन सा बेटा जी? वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये दोनों AS2 में अलाउड है, बट बेटा जी फाउंडेशन में आपको और एक सिखाया जाता है लीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा ये अजम्पशन है, हम अज्यूम क्या करते हैं कि जो माल पहले आया वो पहले गया, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या बोलते हैं, जो माल लास्ट में आया वो पहले आया। तो राजा बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं वैल्यूड एट कॉस्ट में जब होमोजीनियस गुड्स होते हैं तब आप यूज क्या कर सकते हो, फीफो वैक। ये दोनों अलाउड है एज पर AS2, बट आपको इंस्टीट्यूट और एक मेथड सिखाती है जिसका नाम क्या है, लिफो। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री क्या है ये बता दिया मैंने बताया कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है वो आपने समझा, NRV का मतलब क्या होता है ये हमने समझा। फिर मैंने आपको बताया इन्वेंट्री या गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे कि भैया जी ये होमोजीनियस है, आते रहता है, रिपीटेडली आते रहता है जाते रहता है, और दूसरा कौन सा है राजा बेटा जी, हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सारीज। सारीज, यस और नो? अगर डेकोरेटिव फर्नीचर है, डेकोरेटिव फर्नीचर, ये कौन से टाइप के गुड्स है बेटा जी, हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मतलब सेम नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 25,000 की साड़ी गई तो 10,000 की साड़ी गई, ऐसा सेम है नहीं। दो मोबाइल आईफोन दोनों सेम है, मोबाइल कौन सा भी गया, इन्वेंट्री कम कर सकते हैं हम, बट बेटा जी ऐसा सेम नहीं हो सकता साड़ी में। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ईच साड़ी इज डिफरेंट, ईच फैब्रिक मतलब हैंडमेड वुवन फैब्रिक इज डिफरेंट। उस केस में राजा बेटा जी हमें कुछ दूसरे मेथड आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, जिसमें से एक है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उसका चिंता मत करो, और एक और मेथड है जिसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सो बेटा जी मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं दो चीजें, एक पढ़ाने वाला हूं फीफो लिफो वैक कॉस्ट NRV, और उसके बाद में हम पढ़ाने वाले एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी आ जाइए मेरे साथ आप इन्वेंट्रीज में। ओके ये जुलाई 21 में क्वेश्चन आया था, और ये आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं है, मैं कौन सा बताने वाला हूं आपको, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो जरा ध्यान से सुनिए, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अगर आप लिख नहीं भी रहे हो तो ठीक है, चिंता मत करो, आपको इसकी कॉपी में भिजवा दूंगा यहां पर, ठीक है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड आज क्या कवर होगा, तो टुडे द GST के एंट्रीज कवर हो जाएगी, इन्वेंट्री पूरा कवर हो जाएगा, इन्वेंट्री के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे के सारे कवर करा दूंगा। इन्वेंट्री में कॉन्फिडेंस ले आऊंगा, और कल कितने बजे आऊंगा ये सब बताऊंगा। जून वाली RTP के बारे में बताता हूं। अभी चुपचाप बैठकर मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो, भरोसा है तो रुको, नहीं भरोसा है तो जाओ, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड मोड में, पसंद आए तो रख लियो, नहीं तो ठीक है ना, बट अभी फोकस करने दो, है ना। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का फॉर्मूला क्या है जरा देखो, हमको क्या दिया जाएगा, इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस दी जाएगी, इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली एट सेलिंग प्राइस, है ना। तो पहले सेलिंग प्राइस में इन्वेंट्री को दिया जाएगा, हाँ ये बात है सेलिंग प्राइस, बट हमें कैसी चाहिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमें चाहिए कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। तो अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना है कॉस्ट में। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम क्या लेस कर देंगे बेटा जी, हम लेस कर देंगे GP, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे,
तो बेटा जी मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा ना। क्या ये लॉजिकल है कि नहीं है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एकदम साधारण सी बात है। देखो मैंने ऐसे लिखा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने कहा सर जी अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं सेलिंग प्राइस से जीपी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। तो बेटा जी क्या मैंने पहला स्टेप वही लिखा क्या, इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस लेस जीपी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। अब सर ऐसा कब होता है, बेटा कई सारे स्टोर्स होते हैं, जिन स्टोर्स में क्या होता है राजा बेटा जी कि आपको सेलिंग प्राइस आराम से मिल जाता है। तुम किसी वहां पर जाकर किसी एक इसको बोलोगे ना स्टोर कीपर को, उसको बोलेगा कि इन्वेंट्री निकाल कर बता, तो वो जैसे एक बटन के क्लिक पर पूरा प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा कि कितना माल पड़ा है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या। उसको कॉस्ट नहीं बताई जाती, उसको बताया जाता है कि भाई ये माल इतने में बेचना है। अभी जो पेट्रोल बेचता है आपके इसमें टंकी में पेट्रोल डालता है, उसको थोड़ी ना पता होता परचेस प्राइस क्या है। उसको ये पूछते हैं कि भैया एक काम बता दे कितना पेट्रोल है और क्या सेलिंग प्राइस है, उसके बेसिस पर बता देगा। अगर मैं उसमें से जीपी माइनस कर दूं तो मुझे इन्वेंट्री एट कॉस्ट मिल जाएगी। अब जीपी रेट कैसे निकालते हैं, ये सेकंड स्टेप, जीपी रेट कैसे निकलती है। तो जीपी रेट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, इसको याद कर लेना, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस एड सेल्स एट सेलिंग प्राइस, इन द ब्रैकेट लिखता हूं डोंट टेक एबनॉर्मल। इसका मतलब हम आगे देखेंगे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, डोंट टेक एबनॉर्मल। ओके, ये आया मेरा टोटल सेल दैट कुड बी मेड, दैट कुड बी मेड। अब इसका मतलब क्या बेटा, जरा ध्यान से सुनो। मैंने अगर मेरा एक्चुअल सेल ले लिया और मैंने उसके अंदर मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ले लिया, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं राजा बेटा जी कि मेरा कितना सेल हो सकता था, बराबर है कि नहीं। अब उस सेल में से अगर मैं माइनस कर दूं मेरा ओपनिंग स्टॉक और मैं माइनस कर दूं इसमें से मेरा परचेसेस एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, तो राजा बेटा जी क्या आपको लगता है मुझे यहां पर मिल जाएगा मेरा जीपी, क्या मुझे मिल जाएगा कि मेरा जीपी, अगर मैं कितने में माल बेच सकता था, इतने में, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लूंगा, उसके अंदर ऐड क्या करूंगा, मेरा एक्चुअल सेल्स, और उसमें से माइनस क्या करूंगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस, तो आपको नहीं लगता मुझे जीपी मिल जाएगा। अब इसके बाद में इसको बोलूंगा मैं ए, इसको बोलूंगा मैं बी। अब जरा देखो जीपी रेट कैसे निकलता है, थर्ड पॉइंट, जीपी रेट इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय ए इंटू 100, तो बेटा जी मुझे मिल जाएगा जीपी रेट। अब इसको एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम से देखते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं, जरा देखो मुझे क्या दिया है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से करना है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, बेटा अंडरलाइन करो क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। मुझे पहले क्या निकालना है, जीपी रेट निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, हम निकालेंगे स्टेप नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो बेटा जी मैंने लिखना है सेल्स 7,50,000, ये एक्चुअल है, एड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना पिल्लू 1 लाख, सेल्स कितना है 7,50,000, सो कैन आई नॉट ऐड 1 लाख। अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, अरे रटो मत, एकदम मीनिंग लगा दो। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरा सेल होता तो कितना होता, इतना होता 8,50,000, जो एक्चुअल हो गया 7.5 लाख का, और मेरी इन्वेंट्री अगर बिक जाती तो मुझे 1 लाख और मिल जाता। ये आया बेटा जी पॉइंट ए। आई विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मुझे याद है नील है, परचेसेस, परचेसेस राजा बेटा जी मेरा कितना है, आई विल राइट डाउन 5 लाख, सो परचेसेस मैंने इसमें से माइनस किया 5 लाख। नाउ रसगुल्ले बच्चों 8,50,000 माइनस 5 लाख, सो कितना बैलेंस है 3,50,000। बेटा जी क्या आपको पता चल रहा है कि ये जीपी होता, और अभी मेरा जीपी रेट क्या करेंगे हम, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे ए। तो हम जीपी रेट कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे जीपी डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिख दूं क्या, सेल्स दैट कुड बी मेड, ठीक है, और इसको हम लिख देंगे डिवाइड बाय ए इंटू 100। सो बेटा जी मैं कितना लिखूंगा
3,50,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100। अब बताओ मुझे कितना आएगा? 3,50,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100। इज इट नॉट 41.176%? अब रसगुल्ले बच्चों मेरा आएगा सेकेंड स्टेप, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस कितना लिखेंगे बेटा जी? मैंने लिखना है 1 लाख, लेस मैंने करना है जीपी रेट। जीपी रेट कितना है बेटा जी? एट द रेट ऑफ 41.176%। तो कितना आ जाएगा? 41176, ये माइनस करो तो ये आएगा 58,824। ये मेरा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है जरा एक बार बताओ मुझे एक बार। पहले निकालना है जीपी रेट। जीपी रेट कैसे निकालेंगे? सेल्स लेंगे, उसमें क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सेल्स दैट कुड बी मेड। फिर उसके बाद में क्या करोगे? उसमें से ओपनिंग स्टॉक और क्या माइनस करोगे? परचेस प्राइस। तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट लेस, तो आपको मिलेगा जीपी। जीपी रेट कैसे निकालोगे? जीपी डिवाइड बाय सेल्स दैट कुड हैव बीन मेड इनटू 100, तो आपको मिलेगा जीपी रेट। और राजा बेटा जी हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेस जीपी रेट, और आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बेटा जी मैंने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड आपको बता दिया। मुझे अभी आपको समझाना है मुझे अभी आपको समझाना है फीफो लिफो और वैक। आ सकता है एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फीफो लिफो एंड वैक। ठीक है, ये देखो फीफो लिफो एंड वैक। सर जीपी रेट राउंड ऑफ कर सकते हैं? यस कर सकते हो। ये देखो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको इसमें क्या बोला? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी फॉर द मंथ ऑफ जैन 2001 अकॉर्डिंग टू फीफो लिफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। बेटा जी मैं क्या कर लेता हूं, फीफो लिफो और वेटेड एवरेज है, इन सभी को देख लेते। 1/1/2021 ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट, रेट 8 पर यूनिट। बेटा जी 5/1/2001 परचेस्ड 800 यूनिट, 9 रुपीज है। बेटा जी फिर 10/1/2001 को सेल्स है 500 यूनिट 15 रुपीज पर। सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में जब हम फीफो लिफो या वैक्सिक स्टॉक निकाल रहे। चले भी आ गया। खुशी गुप्ता एक बार कोशिश कर ले, बहुत आसान है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट में। एक बार कोशिश कर ले, मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा। बेटा जी फिर परचेसेस है 9, सोल्ड है 16, इसको गोली मारो। फिर परचेस्ड है 10, फिर परचेस्ड है 9, और फिर सोल्ड है, इसको गोली मारो। हम कभी भी कौन सी रेट को नहीं देखेंगे बेटा जी? हम हमारी सेलिंग रेट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ हमारी परचेस रेट को देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, हम करेंगे फीफो मेथड से, ठीक है? सो फीफो मेथड का फॉर्मूला क्या है एक बार सुन लीजिए। इधर बता दूं क्या एक बार? बेटा जी फीफो मेथड में इस तरीके से हम कुछ बनाएंगे, डेट, इसमें और एक कर सकते पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। तो एक काम करता हूं मैं, इसको बना ही लेता हूं सर जी, है ना? ये कट हो जाएगा क्या मेरे लिए? कट हो जाएगा क्या? कट हो जाएगा क्या? कॉपी पेस्ट। हाँ क्या होगा? अरे बेशरम, अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई।
ठीक है, इधर करता हूं बेटा जी। पहले हम करेंगे फीफो। इधर क्या लिखना है बेटा जी? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे? रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। ओके, अब राजा बेटा जी मेरा इधर क्या लिखना है? पहली डेट कौन सी है बेटा? कैन आई नॉट से मेरे पास 1/1/2001 को ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट, 8 रुपीज का। सो मैंने लिख दिया 1/1। अच्छा, इधर और भी तो कॉलम बनेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सो जरा देखो ना, देखो ना, पहला वाला 1121 मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस। बेटा ओपनिंग बैलेंस रिसीट नहीं है, कितना ओपनिंग बैलेंस है? अरे अरे संतोष गधा है क्या रे? क्या ला कर दिया मेरे को? सुनो राजा बेटा जी, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा इधर, कितना है बेटा जी? 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 8। सो 500 इंटू 8 कितना आएगा? आप मेरे साथ ही लिखिए बेटा जी, 500 इंटू 8 4000। कोई आपत्ति इसमें? पहला वाला चीज मेरे हिसाब से क्लियर होगा। सर मेरा इन्वेंट्री के इस लेक्चर से कवर हो जाएगा क्या? मैंने मेन लेक्चर नहीं किया। हाँ हाँ, आराम से होएगा। तू बस इधर ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ उधर ध्यान दे, आराम से होएगा। और बेटा इतना टाइम है तो मैंने बोला भाई मैराथन जल्दी शुरू करिए, तो करते हैं जल्दी से। 500 इंटू 8 ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, मैंने बैलेंस में लिख दिया। फिर क्या किया? मैंने परचेस किया, कौन सी तारीख? 5/1 को। कितना? 800 यूनिट, 9 पर यूनिट। संतोष रिवीजन बुक लाना था ना। फिर मैंने क्या किया बेटा जी? डेट लिख दी इधर 5/1/21। मैंने किया परचेस। बेटा परचेस किया तो कॉमन सेंस कहां पर, कौन से रजिस्टर में लिखोगे? अगर पापा बता रहे होंगे तो आपको क्या बोलेंगे? 800 बेटा इधर लिख। कितनी रेट है? 9। बेटा जी 800 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 7200। रसगुल्ले बच्चों मुझे क्या लिखना होगा पता है? इधर मुझे लिखना होगा, मेरे पास क्वांटिटी बची 500 इंटू 8 4000 की, और राजा बेटा जी मेरे पास क्वांटिटी रखनी पड़ेगी 809 रुपीज के हिसाब से 7200। मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? ये देखो, ये मेरा पहला ओपनिंग बैलेंस इस रेट का है। फिर मैंने बोला कि 5/1 को क्या हुआ? 5/1 को मेरे पास दो वाले माल थे। कौन से दो वाले माल थे? एक जो पिछले ओपनिंग बैलेंस है वही कंटिन्यू हो रहा है, और एक जो मैंने इस बार बाय किया 800 का। तो हम इस तरीके से एक के नीचे एक लिखते चले जाते हैं। अब आगे क्या हुआ बेटा? अगली डेट देखो, 10/1 को मैंने सेल किया है 500। बेटा मैंने बोला सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कॉस्ट में से कॉस्ट लेस होगा। और कितना सेल किया मैंने? 500 यूनिट। बेटा हमारे मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेटा जी मैंने डेट लिखी इधर, कौन सी डेट आएगी रसगुल्लो? 10/1/2021 मैंने लिखा सेल। अब बेटा जी सेल करना है तो मेरे पास दो क्वांटिटी है, 500 और 800। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? मेरी क्वांटिटी यहां से माइनस होगी, जो पहले आया उसमें से। 500 पहले आया था ना, अगर लिफो होता तो मैं कहां से माइनस करता? 800 से। वापिस से सुनो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो पहले आया उसमें से पहले माइनस करो। और लिफो का मतलब क्या? जो लास्ट में आया उसमें से पहले माइनस करो। तो राजा बेटा जी मुझे बताओ, 500 हम इश्यू करेंगे तो कैन आई नॉट से इश्यूज में मैं लिखूंगा 500। क्या रेट से लिखूं बेटा जी? 9, नहीं सॉरी 8, क्योंकि 500 क्या रेट से था मेरे पास? 8 से था। और मैंने लिख दिया 4000। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी बच गई है? मेरे पास 800 यूनिट बचे हैं 9 रुपीज के हिसाब से 7200। बेटा जी मेरे 10 तारीख के बाद में मेरी ये हालत रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? यहां तक मुझे बता दो। रसगुल्ले बच्चों अब यहां तक कर देने के बाद में आती है डेट 14/1। वापिस हमने क्या किया है? परचेस। 14/1 को मैं बोलूंगा परचेस। परचेसेस बेटा जी कितने यूनिट है मेरे? 700 यूनिट है। तो मैंने रिसीट में लिखा क्या रेट है? 9। 7
100 इंटू 9, 6300। अब बेटा जी मेरे पास बैलेंस कितना बचा? पहले का बैलेंस है मेरे पास 800 इंटू 9, 7200, और 700 है मेरा 9 रुपीज का 6300। इज दैट ओके? यस। अगर एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में बेटा जी, मैं थोड़ी सी रेट चेंज कर देता हूं। ये 9 की जगह पे रेट लिख देता हूं मैं 8 नहीं 7 लिख देता हूं 7। प्लीज मेरे लिए ये रेट चेंज करके मैंने 7 लिख दिए। तो मैंने इधर क्या कर दिया बेटा जी, मैंने लिख दिया 7, 700 इंटू 7 कितना आएगा? 4900, और ये 7 4900। बेटा आप मुझे बताओ इसमें से पहले कौन सा आया था? 800 पहले आया था। अगर मैं बोलूं कि मुझे फीफो करना है तो बेटा मैं पहले क्या करूंगा? 800 में से माइनस करूंगा। चलो चेक करते हैं आगे चलकर क्या होता है। 14/1 को तो हमने क्या किया? परचेस। अभी 18/1 को सेल किया 400 यूनिट। 18/1 को 400 यूनिट सेल हुए राजा बेटा जी। 18/1/2021 आई से सेल कितने यूनिट हुए बेटा जी? 400। 400 कौन सी रेट से जाएगा बेटा जी? 9 रुपीज की रेट से जाएगा या 7 रुपीज की रेट से? क्योंकि बेटा जी फीफो अगर हम बोलते हैं तो पहले ये आया था, ये माइनस होगा। कौन सी रेट से गया? 9। तो मैंने लिखा 400 इंटू 9 कितना बच जाएगा? 3600। तो बेटा मेरा बैलेंस कितना बचा? 400 यूनिट बचे 9 के हिसाब से 3600, और 700 यूनिट बचे 7 के हिसाब से 4900। यस और नो? यस और नो? थम हाँ ठीक है। अब रसगुल्ले बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। फिर 21/1 को क्या किया हमने? परचेस किया। कितने यूनिट किया बेटा जी? 1000 एट द रेट ऑफ 10। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन परचेस्ड 21/1 को? मैंने लिखा परचेस। कितने यूनिट परचेस किए बेटा? आई से 1000 यूनिट। तो बेटा जी मैंने लिखा 1000। क्या रेट से परचेस किया? 10 रुपीज की रेट से। तो 1000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10,000। बेटा जी अभी मेरा बैलेंस कितना रहेगा? पहले का 400 इंटू 9 3600, फिर 700 इंटू 7 4900, और राजा बेटा जी 1000 इंटू 10 मैंने लिखा 10,000। ये मेरा बैलेंस है। 21/1 के बाद अगली डेट कौन सी राजा? 23/1 वापिस परचेस किया 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 9 पर यूनिट। सो मैंने लिखा 23/1 23/1/21 मैंने कहा परचेस किया रसगुल्ले। कितने में परचेस किया? 500 यूनिट। क्या रेट से? 9। तो 500 इंटू 9 4500। अभी मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? मेरे पास पहले का 400 इंटू 9 3600 है, 700 इंटू 7 4900 है, 1000 इंटू 10 कितना है? 10,000 है, और 500 इंटू 9 4500 है। डू यू ऑल एग्री? और रसगुल्ले बच्चों अगली वाली बात कर लेते हैं। क्या रहा? अब हुआ है सेल 1000 यूनिट। बेटा हमारा मेथड कौन सा है? फीफो। सो बेटा जी मुझे बताओ, अभी फीफो है तो अगर हमारा सेल हुआ तो सेल किस में से होगा? 28/1/2021 अगर मैंने किया सेल तो सेल किस में से होगा? जल्दी से बताओ। ये पहले आया था, फिर इसके बाद में आया था, फिर इसके बाद में आया था, इसके बाद में आया था। मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं? 1000। तो मैं बोलूंगा पहले 400 गया 9 की रेट से 3600, ये गया। फिर मैं बोलूंगा बेटा जी 600 गया 7 की रेट से, तो कितना गया? 600 इंटू 7 आई से 4200 गया। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? तो मैं बोलूंगा 100 7 रुपए के हिसाब से 700 का बैलेंस बचा। 1000 का 10 रेट के हिसाब से 10,000 का बैलेंस बचा, और 500 9 के हिसाब से 4500 का बैलेंस बचा। तो बेटा जी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 700 प्लस 10,000 प्लस 4500। कितना बैलेंस बच गया? कैन आई नॉट से 15,200? क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को जल्दी से समझ में आया क्या? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, धनाधन ठोको, जल्दी से बताओ। जिन जिन बच्चों को समझ में आया एक बार यस बोलो। जिन जिन बच्चों को समझ में आया यस बोलो, पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वेरी गुड वंशित वजाद। बोलो रे रसगुल्लो, जल्दी जल्दी बोलो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड, वेरी गुड, रफ्तार लगी रहे और फोकस चाहिए। पाजी ध्यान दीजिए अभी इधर। अब हमें क्या करना है बेटा जी, यही अगर लीफो मेथड से करना होता तो कैसे होता? लीफो का मतलब क्या होता है बेटा? लीफो का मतलब क्या होता है बताओ? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें। हम क्या लिखेंगे, एक काम कर लेते, पहले इसको कॉपी कर लेंगे, क्या न करें दो, वापस से करेंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस बेटा ये तो बराबर है, ये ठीक है ना यार, कर ही लेते हैं। ये फीफो वाला है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ नहीं ऐसे नहीं करते प्लीज। ये देखो रसगुल्लो, ये यहां से हम करेंगे अभी लिफो। मैंने इसको चेंज किया लिफो। अब बेटा जी ओपनिंग बैलेंस ये तो बराबर ही है, इसमें क्या गड़बड़ है? फिर हमने परचेस किया बेटा, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। बट बेटा जब सेल हुआ तब पहले मैंने क्या किया, 500 इंटू 8 किया था। अब ऐसा नहीं होगा, इसको मिटाते हैं। सेल करेंगे तो 500 तो जाएगा, बट किस में से जाएगा? हाँ प्रभु, ये देखो बेटा जी, अब मैं पूछता हूं 500 सेल हुआ तो पहले किस में से सेल होगा? कैन आई नॉट से कि मेरा पहले सेल होगा 800 में से मेरा गया 500, सो 500 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 500 इंटू 9 मेरा आ जाएगा 4500। और बेटा जी मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा? 500 इंटू 8 4000 और 300 इंटू 9 2700। डू यू ऑल एग्री? फिर बेटा जी मैंने परचेस किया, तो परचेस किया तो बेटा जी मेरा वापस बैलेंस कितना रहा? 500 इंटू 8 4000, 300 इंटू 9 2700 और 700 इंटू 7 4900। फिर रसगुल्ले बच्चों मैंने सेल कर दिया। कितना सेल किया? 400 यूनिट सेल किया बेटा मैंने। अब बेटा जी ये 400 अगर मैं सेल करूं तो पहले किस में से जाएगा? नीचे से जाएगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो 700 में से मैं सेल करूंगा 400, तो 7 से 400 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 2800। बेटा जी अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 500 इंटू 8 4000, 300 इंटू 9 2700 और राजा बेटा जी 700 में से 400 चले गए, सो 300 इंटू 7 300 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 2100। रसगुल्ले बच्चों आगे बढ़ते हैं। परचेस किया 1000, तो बेटा जी अब मेरा स्टॉक कितना बचा? ये देखिए मैं लिखता हूं, पेन चेंज, 500 इंटू 8 जो पहले का है वही, फिर 300 इंटू 9 2700, फिर 300 इंटू 7 2100 और फिर 1000 इंटू 10 10000। फिर राजा बेटा जी मैंने फिर परचेस कर लिया, तो मेरा वापस क्या बनेगा? 500 इंटू 9 सॉरी 8 पहले का जो है 4000, 300 इंटू 9 2700, 300 इंटू 7 2100, 1000 इंटू 10 10000 और रसगुल्ले बच्चों कैन आई नॉट से 500 इंटू 9 4500। अब मुझे बताओ लास्ट में सेल कितने का हुआ है? सो 1000 यूनिट सेल हुए। बेटा जी मुझे बताओ 1000 यूनिट सेल हुए तो पहले किस में से बाहर निकालूं? 1000 यूनिट सेल हुए तो पहले किस में से बाहर निकालूं? इसमें से निकालूं क्या? ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो मेरा सेल कैसे निकलेगा, पहले 500 निकलेगा 9 की रेट से 4500, फिर निकलेगा भाई साहब 500 10 की रेट से 5000, तो मेरा बैलेंस कितना बच गया? पाजी मेरा बैलेंस बच गया 500 इंटू 8
4000, 300 into 9 2700, 300 into 7 2100 and 500 into 10 5000। तो रसगुल्ले बच्चों मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा इधर 4000 प्लस 2700 प्लस 2100 प्लस 5000 और रसगुल्ले बच्चों मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? 13,800। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी से क्विकली फुर्ती से मैं आपकी आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ये लिखो हुआ। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 5 मार्क के लिए वो फीफो लिफो दोनों एक साथ पूछ लेंगे शायद से, देख लेना। ठीक है प्रभु, अब बढ़ जाए बेटा जी। वैक क्या है? पूरा प्लेन जीरो से करते हैं वैक। वैक में वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, इसमें भी आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा रिसीट्स, फिर आएगा इश्यूज और फिर आएगा बैलेंस। इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। बेटा जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। इधर हम लिख देंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। जरा ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो ना। पहला क्या है? ओपनिंग बैलेंस है बेटा। मैंने लिखा 1121 ओपनिंग स्टॉक। एज यूजुअल बेटा जी लिखेंगे कितना? 500 रेट है, नहीं सॉरी 500 क्वांटिटी इंटू 8 4000। यहां तक ठीक। आगे बढ़ते बेटा जी। परचेस किया बेटा, इधर ध्यान दो, इधर 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 5/1/2001 2021 मैंने क्या किया? परचेस। बेटा कितनी क्वांटिटी लिखनी है परचेसेस की? मैंने लिख देनी है 800। ठीक है। रेट कितनी है भैया जी? 9 की रेट है। अब बेटा जी 800 इंटू 9 7200। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अब जरा ध्यान से देखो, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अमाउंट में अमाउंट ऐड करो। सो 4000 प्लस 7200 अमाउंट में अमाउंट ऐड करो। मैंने लिखा 11200। वापिस से देख लो 11200 कैसे है? 4000 प्लस 7200। फिर ये देखो 500 क्वांटिटी में 800 क्वांटिटी ऐड करो। 500 प्लस 800 कितनी क्वांटिटी हुई बेटा जी? 1300। मैंने लिखा 1300। क्लियर? अब राजा बेटा जी रेट कैसे निकालते? तो 11200 डिवाइड बाय 1300 कितना करेंगे? 8.61। 8.615 आ रहा है, या 8.62 भी लिख सकते हो आप। 8.62। ये समझ में आया क्या? बताओ मुझे, ये समझ में आया क्या एवरीवन? आगे बढ़े। परचेसेस के बाद सेल। बेटा सेल कुछ अलग नहीं है, सेल सेम टू सेम है। परचेस के वक्त सिर्फ आपको वैक निकालना पड़ता है। मैंने कहा सेल, सेल क्या रेट से हो हमें नहीं देखना है, कितने यूनिट सेल हुए। 500 क्या रेट से जाएंगे? 8.62। तो 500 इंटू 8.62 कितना आ जाएगा? 4310। मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? 1300 माइनस 500 कितना आ गया बेटा जी? 800। 8.62 की रेट है मेरी। सो बेटा जी 800 इंटू 8.62 कितना आ जाएगा? 6896। एक काम करते 11200 माइनस 4310 कितना आ जाएगा? 6890। अब ये 6890 कैसे है देखो, ये मेरे पास पहले वाला स्टॉक था, इतना वाला मैंने बेच दिया तो इतना बच गया। आगे बढ़ते बेटा जी। 10/1 के बाद मेरी अगली डेट कौन सी है? 14/1। बेटा जरा ध्यान से 14/1 मैंने क्या कहा? परचेस। बेटा क्या रेट है? 700 की रेट है। अगर आपको याद होगा तो इसकी रेट मैंने चेंज करके 7 लिख दी थी।
ये 7 तो कितना है 6300, अरे कुछ भी लिख रहा है कि 700 इंटू 7 4900। हाँ एवरीवन अटेंशन हियर, अटेंशन हियर, अटेंशन हियर, अटेंशन। ये 6890 अमाउंट प्लस 4900, ये कब करना होता है पता है क्या? जब भी हम परचेस करें तब। तो बेटा जी कितना आएगा 6890 प्लस 4900 कितना आएगा 11790। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, कितनी क्वांटिटी है 700 प्लस 800 कितना आएगा 1500। नाउ रसगुल्ले बच्चों 11790 डिवाइड बाय 1500 कितना आएगा 7.86। क्या बच्चों तुमको समझ में आया क्या 7.86? वेरी गुड वंशित, कीप अप द गुड वर्क। 14-1 के बाद 18-1 को क्या हुआ 18-1-2021 को मैंने बोला सेल। बेटा कितना सेल हो गया 400 यूनिट सेल हो गए। तो मैंने लिखा 400 सेल हुए, कितने से सेल हुए 7.86 से। सो मैंने लिखा 400 इंटू 7.86 कितना आएगा 3144। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा 1100 का बैलेंस बचा 7.86। अब बेटा जी मैं क्या कर दूंगा 11790 माइनस 3144। ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आते रहेगा बेटा, थोड़ा सा उसकी चिंता नहीं करना। 8646 राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की चिंता मत करो। हाँ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस मत लेना टेंशन बेटा, है ना। थोड़ा बहुत 15-20 रुपए का फर्क है, दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ है 21 को वापिस मैंने क्या किया 21 परचेस कितना परचेस किया बेटा जी 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ व्हाट 10। तो ये कितना आया 10,000। बेटा वापस वही लॉजिक, अमाउंट में अमाउंट ऐड 8646 प्लस 10,000। कैन आई नॉट राइट डाउन 18,646। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, कितनी क्वांटिटी हुई 2100। बेटा जी 2100 से डिवाइड करिए कितना आएगा 8.88। आगे बढ़ते रसगुल्ले बच्चों 23/1/2021 क्या करेंगे परचेस 500 इंटू 9 कितना आ जाएगा 4500। वापिस से मेरा लॉजिक, अमाउंट में अमाउंट ऐड 18646 प्लस 4500 कितना आएगा 23146। 2600 बेटा जी कैलकुलेटर पर लो 23146 डिवाइड बाय 2600 मेरा आंसर आ जाएगा 8.90। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस। और रसगुल्ले बच्चों लास्ट में 28/1/2021 सेल कितने यूनिट है सेल 1000 17 रुपए में, हमें 17 से कोई लेना देना नहीं 8.90। तो बेटा जी 1000 इंटू 8.90 इज, अरे क्या कर रहे हो प्रभु 8900 आएगा। बचा कितना 1600 और बचा जी हम लिखेंगे 23146 माइनस 8900 मेरा आंसर आ जाएगा 14246। मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 14246। बताओ जल्दी से मुझे समझ में आया क्या। सो देखो हमने क्या क्या कर दिया, हमने ये देख लिया इन्वेंट्री का डेफिनेशन, हमने देख लिया कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, एनआरवी का फॉर्मूला देख लिया, कॉस्ट का फॉर्मूला देख लिया, नेट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस देख लिया, फीफो देख लिया, लीफो देख लिया, वैक देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस देखकर इधर ही खत्म कर देते मॉड्यूल को। देखो अभी मजा आता है क्या तुमको, एक बार मॉड्यूल को ले लेते। मॉड्यूल आ जाए इधर। किधर है मॉड्यूल, इन्वेंट्री किधर छुपा कर बैठा है, ये रहा। ये ट्रू और फॉल्स में आएगा, ये बताता हूं, ट्रू और फॉल्स में बताता हूं। हाँ जी प्रभु, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एग्जाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी। पहला, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। आइटम पी क्यू आर है, हमारी इन्वेंट्री में अलग अलग है, जिसकी कॉस्ट है 38, एनआरवी है 42। कितने पर वैल्यू करेंगे 38, 29, 29, 29, 17, 14, 14, ये रह गई तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। 38 प्लस 29 प्लस 14 कितना आ जाएगा बेटा जी 81। रूल क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। इसमें ये लिया, इसमें ये 29 कोई भी लो, इसमें 14 लिया। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, हमारा काम खत्म। क्या 81 हमारी इन्वेंट्री आई थी क्या बेटा जी। उसके बाद में मैंने फीफो इफो पढ़ा दिया था, फीफो लिफो और ये वैक ये पढ़ा दिया था।
ये दिख रहा है फीफो लिफो वैक। ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से करते हैं बेटा जी। पहले क्या दिया है, मेसर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू TD एंड टैक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, फिर क्या करो, टैक्स ऐड करो। अब आगे बढ़ते बेटा जी। ट्रेड डिस्काउंट 3% है और GST 11% है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल्स प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री। अब बोल रहे फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मुझे बताओ GST रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है? रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है? अगर नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करेंगे, और अगर GST क्या है, रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करेंगे। इधर इन्होंने GST को नॉन रिफंडेबल बोला है तो हम ऐड करेंगे। पहले कैलकुलेटर पर लो, 15,75,500। वैसे GST रिफंडेबल होता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या माना है, नॉन रिफंडेबल। सो बेटा जी 15,75,500 लेस क्या किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट, तो ये नेट प्राइस आई। उसके अंदर मैंने ऐड किया GST 11%। बेटा कैलकुलेटर पर लो, 15,28,235 इंटू क्या GST रेट है 11%, कितना आ जाएगा बेटा जी 168106। और फिर बेटा जी मेरा ये अमाउंट आया 1696,341। 1696,341। फिर उसके आगे क्या है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मैंने तो आपको बताया, परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो बेटा पैकिंग चार्जेस कितना है हमारा 87,500। हम 87,500 क्या करेंगे, ऐड, ये मुझे मिल गया मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को ये बात समझ में ही क्यों, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाला? इधर क्या अजम्पशन है, अज्यूम्ड GST इज नॉन रिफंडेबल, GST इज नॉन रिफंडेबल। यहां तक कॉस्ट मिला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है जीपी रेट। बेटा जीपी रेट का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, जीपी रेट का फॉर्मूला इधर करे, जीपी रेट का इधर कर दूं, जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला बेटा मैंने दिया था सेल्स, अच्छा जीपी रेट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले हम जीपी निकालेंगे। सेल्स कितना है बेटा जी, सेल्स, ये सेल्स है 22,45,500, 22,45,500। उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ये दिखा ना सेल प्राइस, सो मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखूंगा 2,35,000। लो कैलकुलेटर पर कितना आएगा, 22,45,500 प्लस 2,35,000, व्हाट इज माय आंसर 24,80,500। अब मैंने कॉस्ट निकाली ना बेटा, कितना है 17 लाख लेस, तुम लिखते हो ना ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है बेटू, ओपनिंग स्टॉक लेस परचेसेस। बेटा ओपनिंग स्टॉक तो परचेसेस पता नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो पता नहीं, परचेसेस पता है 17,83,841 माइनस करो, यह आएगा 696659। यस और नो, जीपी रेट कैसे निकालेंगे, जीपी रेट आएगा 696659 डिवाइड बाय 24,80,500। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जीपी डिवाइड बाय ए इंटू 100, तो बेटा जी कितना आएगा इंटू 100, मेरा जीपी रेट आया 28.08%। अब बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2,35,000 एट सेलिंग प्राइस है क्या, 28.09% लिया, क्योंकि 28.08 जो था पॉइंट आ गया था तो इसको 9 पकड़ लेते हैं। सो बेटा जी 28.09% माइनस किया तो आपको मिल गया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। समझ में आया क्या भैया? इलस्ट्रेशन 7 अगेन इट इज व्हाट, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इन्वेंट्री टेकिंग बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ये भी नहीं करेंगे अभी, ये भी नहीं करेंगे। ये फीफो लिफो वैक करा दिया था मैंने आपका, ओके डन। अब बेटा जी चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो क्या करने का, बेटा इस क्वेश्चन में अभी हमने मॉड्यूल का ही किया, तो उन्होंने क्या अज्यूम किया इसको कि ये नॉन रिफंडेबल अज्यूम किया ना, तो आप भी वही करना, बट उसका अजम्पशन लिख के आना, इट इज अज्यूम दैट जीएसटी ईयर इज नॉन रिफंडेबल, ऐसा अज्यूम करेंगे खुशी, यस वी विल अज्यूम इट इज टू बी नॉन रिफंडेबल। आगे बढ़े,
नाउ व्हाट एवर आई एम गोना टीच, जरा शांति से पेशेंटली सुनना तो समझ में आएगा। ओ भैया क्या हो जाता, बंद क्यों हो जाते हो आप? ओके, ये देखो, अरे पेन वा चलना, हाँ ये देखो। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ पे है हम, हाँ आगे का कॉन्सेप्ट। बेटा एक कॉन्सेप्ट है फिजिकल इन्वेंट्री, और एक होता है परपीचुअल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री को हम ऐसा बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री, इज दैट क्या? संतोष एक काम करोगे क्या, वो ग्लास लोगे क्या? ये 2 ग्लास नहीं, एक काम करो वो ले क्या, वो किसी ने छोड़ दिया, देखो दिख रहा है क्या? हाँ ले क्या, हाँ अरे हाँ बेटा मैं बुलाऊंगा तुमको। बेटा परपीचुअल इन्वेंट्री और फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री को और एक नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं हम इनको, पीरियोडिक। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं अगर किसी स्टोर कीपर को बोलूं कि भैया एक काम कर, इसको काउंट करके बता, संतोष ये बता कितना, इधर इधर, ये देखो ये क्या दिखा रहा हूं मैं तुमको, ऐसी कोई एक चीज बता रहा हूं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं ना, ये ग्रीन वाले तो नहीं दिखेंगे आपको बट बहुत सारे पन्ने हैं। हाँ इसको गिन के दिखा रहे, चलो करो गिनना, इधर सामने गिनना चालू करो। हाँ अरे गिनना ऐसा नोट गिनता वैसा है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 गिनो। सो बेटा एक तरीका हुआ है कि फिजिकली गिन रहा है, ये फिजिकल स्टॉक है, और मेरे जैसा स्मार्ट आदमी रहेगा तो वो क्या करेगा, पीरियोडिक इन्वेंट्री में नहीं जाएगा। तुम पूछोगे सर 18 तारीख को कितना स्टॉक था, मैं बोलूंगा 8646, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तुम बोलेंगे नहीं सर मुझे एक काम करो 28 तारीख को स्टॉक बताओ, 14246। बेटा जी परपीचुअल इन्वेंट्री का मतलब है आप बुक खोल के स्टॉक बताएंगे, और पीरियोडिक इन्वेंट्री का मतलब क्या है बेटा जी कि आप काउंट कर कर बताओगे। तो ये बच्चा काउंट करके बता रहा है और मैं डायरेक्टली स्टॉक रजिस्टर में देख के बता रहा हूं। तो परपीचुअल में क्या है, हम किसी भी तारीख का स्टॉक निकाल सकते हैं बाय लुकिंग एट द बुक्स। ये बुक्स ही तो बनाई है आपने, बुक्स में देखकर हम स्टॉक का वैल्यू बता सकते हैं कि कितना स्टॉक है। जाओ, क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों आपको समझ में आएगा कि परपीचुअल इन्वेंट्री का मतलब क्या है? परपीचुअल इन्वेंट्री मतलब जिसका रिकॉर्ड होता है, और पीरियोडिक इन्वेंट्री मतलब काउंटिंग कर कर। तो परपीचुअल इन्वेंट्री में क्या होता है कि हमारे बुक्स के स्टॉक को बोलते हैं हम, बुक्स में कितना स्टॉक है। बट उसके बाद में और एक काम किया जाता है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई बाय काउंटिंग। बेटा घर में मम्मी पापा तो होंगे आपके क्या पूछ रहे हो सर? अभी जैसे घर में मम्मी पापा तो होंगे कि नहीं होंगे? मुझे बताओ, पापा घर में रात को नोटों का बंडल लेके आए, और नोटों का बंडल लाए मान लो 4-5 लाख रुपए लेकर आए, और फिर राजा बेटा जी नोटों का बंडल दे दिया मम्मी को कि इसको सेफ में रखो अच्छे से, राइट? एक 10-1 लाख रुपए का नोटों का बंडल दे दिया, वो सेफ में रख दिया। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई साहब रिकॉर्ड के हिसाब से, किताब में जो लिखा है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए है, बट क्या ऐसा जरूरी है क्या कि जब पापा वापिस वो दोबारा वो रकम लेकर जाए तो उतनी की उतनी रहे? जैसे ऐसा कई बार होता है ना, जैसे मेरे साथ तो होता है कि मेरे वॉलेट में 10,000 रुपए, रात को 10,000 रुपए थे, सुबह उठता हूं, नहाता हूं, सब कुछ करता हूं, और उसके बाद में मैं निकलता हूं, तब उसके बाद में उसमें 10,000 नहीं रहते। क्यों? क्योंकि बेटा जी कुछ अमाउंट विड्रॉ हो गई है। सो बेटा जी हम क्या करते हैं, हमेशा परपीचुअल इन्वेंट्री जो है उसको हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं बाय काउंटिंग, क्या उतना है कि नहीं है। जब मेरे पास बुक्स में रिकॉर्ड में है कि भैया मेरे पास 10,000 है, तो बेटा जी क्या हम उसको वेरीफाई भी करेंगे कि नहीं करेंगे काउंटिंग करके? यस। सो राजा बेटा जी सर नहीं देते पैसे, सर अपने पास ही रखते। कमीना तू ऐसा है तो क्या करेंगे? पापा बोल रहे आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा सुनो ना, रसगुल्ला बहुत भारी वाली चीज है ना। तो अभी तुमको पता चल गया कि भैया बुक्स के हिसाब से स्टॉक रहा ना, तो फिर क्या करना पड़ता है उसको? बुक्स के हिसाब से स्टॉक रहा तो फिर क्या करना पड़ता है? क्या 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 करना पड़ता है? बुक्स के हिसाब से स्टॉक रहा तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसका काउंटिंग कर चेक करना पड़ता है।
तो काउंटिंग का डेट है 31 मार्च 2025, ये ईयर एंड है। बट बेटा कई बार क्या होता है कि स्टॉक ईयर एंड पर नहीं लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां चेक कराने के लिए भेजती है, ऑडिटर को भेजती है, बट एक ही दिन में सभी जगह का स्टॉक नहीं ले सकते। तो कई बार स्टॉक टेक, इसको फिजिकल स्टॉक टेक हो जाता है पहले पहले मतलब हो गया, मतलब कौन सा 28 मार्च को हो गया, या एक काम करते 15 मार्च को हो गया, और कई बार हो जाता है बाद में 13 अप्रैल को हो गया। इसमें हमें पीछे जाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे बैकवर्ड मेथड। इसके अंदर राजा बेटा जी हमें आगे जाना होगा, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मेथड। आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? फिजिकल इन्वेंट्री तो ले ली, अब फिजिकल इन्वेंट्री क्यों लेते हैं मैंने आपको समझाया कि भाई साहब मेरा बुक्स के हिसाब से जो स्टॉक है और जो मेरा फिजिकल इन्वेंट्री है वो मैच होना चाहिए, इसलिए फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं, चेक करना पड़ता है। अब राजा बेटा जी बट इन्वेंट्री सेम डेट को लेना मुमकिन नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है जिस दिन ईयर एंड है उसके पहले स्टॉक टेक ले लिया जाता है, या कई बार इन्वेंट्री जिस दिन ईयर एंड है उसके बाद भी लिया जाता है ना। तो जब पहले लिया जाता है तो उसको फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी, परचेसेस ऐड करते हैं। सर परचेसेस कौन सा ऐड करते हैं? ये वाला परचेसेस ऐड करते बेटा, है ना, ये परचेसेस ऐड करते। फिर क्या करते बेटा जी, मतलब जो इस पीरियड में परचेस हुआ है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो 31 मार्च का मेरा स्टॉक है, और परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, लेस। राजा बेटा जी सेल्स एट कॉस्ट, बेटा सेलिंग प्राइस नहीं है, सेल्स एट कॉस्ट को क्या करेंगे, लेस, और ऐड करूंगा सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। ये याद हो जाना चाहिए। जब मैं फॉरवर्ड मेथड में हूं, मतलब मेरा स्टॉक टेक पहले हो गया है और उसको मुझे 31 मार्च के स्टॉक टेक में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें, परचेस ऐड, परचेस रिटर्न लेस, सेल्स एट कॉस्ट लेस, और राजा बेटा जी मुझे करना होगा सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट ऐड। उसी तरीके से जब यहां से पीछे आना है तब हम क्या करेंगे, लेस परचेसेस ऐड परचेस रिटर्न ऐड सेल्स एट कॉस्ट और लेस सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। बेटा कॉमन सेंस तो है, इस पीरियड के दौरान जो भी परचेस हुआ वो मेरा परचेस नहीं है, क्योंकि बेटा 31 मार्च का परचेस तो अगले साल का हो गया ना, इसलिए हम परचेसेस को क्या करते हैं, लेस। और आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ में आ गया है। इज दैट ओके? तो पहला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड, ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन इतने साधारण नहीं आएंगे, इसके अंदर और भी तामझाम आएगा। अभी आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब ये स्पेशल पॉइंट बोलकर मैं लिख रहा हूं, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कैनॉट अप्लाई जीपी रेट टू एबनॉर्मल आइटम, कैनॉट अप्लाई जीपी रेट टू एबनॉर्मल आइटम। पहला क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मुश्किल जाए, चिंता मत करो मैं बता दूंगा। कैनॉट अप्लाई जीपी रेट टू एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम कौन सा है, विच ब्रेक्स इट्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, जो अपनी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस को तोड़ देता है, अपनी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस को तोड़ देता है या कॉस्ट को तोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एबनॉर्मल आइटम। जैसे मैं माल बेच रहा हूं और माल बेचते वक्त मेरी वाइफ आ गई, या मान लो मेरी कोई फ्रेंड आ गई, या मान लो मेरी पुरानी स्कूल की फ्रेंड आ गई, और अगर वो मुझे बोले कि मुझे माल बेच दो, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, मैं सस्ते में बेचूंगा। इसका मतलब क्या है राजा बेटा जी, जो मार्केट प्राइस से कम दाम में मैं बेचता हूं, मतलब बाकी के कस्टमर को अलग दाम में बेचूंगा, इनको अलग दाम में बेचा, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल आइटम। या मान लो कोई एक ऐसा गुड्स है जिसकी कॉस्ट हमने 100 रुपए में खरीदी थी, बट वो नीचे गिरकर वो खराब हो गया है, तो अब वो 100 रुपए में हम उसको वैल्यू नहीं कर सकते, हम उसको कम वैल्यू में करेंगे, तो बेटा वो भी बन गया एबनॉर्मल आइटम। मतलब कुल मिलाकर जो अपनी कॉस्ट को तोड़ दे या अपनी सेलिंग प्राइस को तोड़ दे, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल आइटम। ध्यान से सुनना, एक बार एक आधा कोई आइटम एबनॉर्मल हुआ तो उसकी पूरी फैमिली एबनॉर्मल है। चिंता नहीं करने का, मैं बोलते वक्त तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं तो बाहर जा रहे हैं, बेटा मैं पूरा कवर अप कर लूंगा, चिंता मत करो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेंगे, हो जाएगा। फर्स्ट वन है कैनॉट अप्लाई जीपी रेट टू एबनॉर्मल आइटम। सेकंड वाला पार्ट बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में तुम्हारे मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, और उस बर्थडे पार्टी में 4 बच्चे और आए हुए हैं। तो मैं आपको पूछता हूं, आपके मम्मी पापा के कितने बच्चे हैं? मैं वापिस से पूछता हूं, तुम्हारे मम्मी पापा के 2 बच्चे, उस पार्टी में 4 बच्चे और आए हुए पार्टी में, तो तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चे कितने हैं? हॉल में वैसे काउंटिंग करोगे तो ये 2 तुम और 4 आए हुए और नग है,
तो तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चे कितने? 6 ना 2। स्टॉक में कई बार ऐसा झोल करेंगे तुम्हारे साथ कि भैया जी किसी और का माल हमारे पास आया होगा। जैसे हम एजेंट है और एजेंट को माल मिला है, कंसाइनमेंट आई है, कंसाइनमेंट आया हुआ है, ओके, हमें माल मिला हुआ है। बेटा ये माल मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको? माइनस, रिसीव्ड एज एन एजेंट। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं ओनर हूं, मैं ओनर हूं और ओनर का माल गया हुआ है एजेंट के पास कि भैया तू बेच दे। ऐसे माल को क्या करेंगे? ऐड। क्योंकि देखो फिजिकल काउंटिंग में नहीं आएगा। क्या हुआ? मेरा मोबाइल दे रखा है मैंने रिपेयरिंग के लिए किसी के पास। अभी मैं बोलूंगा संतोष काउंटिंग करके बता मोबाइल। संतोष काउंट करेगा, बोले सर एक ही मोबाइल है। मैं बोला येड़े चुप, वो जो मोबाइल वो उसके पास है ना, रिपेयर वाले के पास, वो भी मेरा ही है। तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड। अगर हम उस माल के ओनर है तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड। और अगर हम उसके ओनर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे? लेस। अगर वो काउंटिंग में आ गया तो हम उसको क्या करेंगे? लेस। इज दैट ओके? गोइंग एड नेक्स्ट, सुनते जाइए ओरली। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा बोला है कि अगर मैंने माल सेल कर दिया है, सेल कर दिया, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, बट डिलीवरी अभी तक दी नहीं। सर डिलीवरी क्यों नहीं दी? देखो क्या हुआ, माल मैंने सेल किया, वो आदमी मेरे को बोलता है कि सर एक काम करता हूं, मैं इसको 2 दिन बाद लेके जाता हूं, अभी मेरे को नहीं जम रहा है। अब वो 2 दिन बाद आया ही नहीं, माल इधर ही पड़ा हुआ है। अब मेरे स्टोर कीपर आया, उसने काउंटिंग किया, उसने उसको भी काउंट कर लिया, वो माल मेरा नहीं है, माइनस करना पड़ेगा। फिजिकल काउंटिंग में तो आ जाएगा क्योंकि स्टोर कीपर क्या है, वो काउंट करके दे देगा, बट वो माल मेरा थोड़ी ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे एक का आइटम ऐसा भी हो सकता है कि मैंने परचेस किया, इनवॉइस आ गया, माल ट्रांजिट में मेरा ही है, बट मेरे को अभी तक मिला नहीं है, मेरे को अभी तक मिला नहीं है। तो राजा बेटा जी माल किसका है? पर मेरा है। तो मैं क्या करूंगा? ऐड। क्योंकि स्टोर कीपर उसको काउंटिंग करेगा तो काउंट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं है, वो उसी को काउंट कर पाएगा जो मेरे पास है। और एक है इसमें गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कौन सा? गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसमें क्या होता है कि हम माल को सेल की ऐसे बताते हैं, बट वो बेटा माल क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो उसको क्या कर देगा? रिटर्न, या उसको क्या कर देगा? एक्सेप्ट। मैं इसको आपको समझाऊंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन ओनली। सो क्या आप मुझे अनुमति देते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर नेट इफेक्ट दे सकते हैं क्या परचेस और सेल का? मुझे बता क्यों देने का नेट इफेक्ट? वाई बेबी वाई? वाई यू हैव टू गिव नेट इफेक्ट? सर नेपाल आ जाओ भाई, पटी पड़ी है। नेपाल तो नहीं आऊंगा। हाँ नेपाल नहीं, इस बार बच गया मैं, नेपाल जाने वाला था मैं, आज सुबह ही आया मैं मॉर्निंग में। आई डिसाइडेड कि मैं नेपाल जाता हूँ, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आता हूँ। भाई साहब बैंड बज जाती मेरी तो। नेपाल नहीं, नेपाल नहीं, नेपाल नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, Jan 21 का क्वेश्चन है, असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, अब बेटा जी असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब हमारी बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री जानी चाहिए, करे। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। परचेसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, बहुत बढ़िया। सेल्स, वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेटा जी ये मैंने नहीं सिखाया कि इसमें आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा। कहां पे नहीं आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 19, a sum of 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 55,000 and was sold during the year for 50,000। बेटा जी ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में, ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में। इसका मीनिंग क्या है? टेंशन मत लो, जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम कर रहे हो ध्यान से सुनो। ये आइटम है एबनॉर्मल आइटम, ये आइटम है एबनॉर्मल आइटम। तुम मुझे पूछोगे क्या सर क्यों एबनॉर्मल आइटम है? कॉमन सेंस है बेटा, जो अपनी कॉस्ट को तोड़ दे। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 55,000, ओरिजिनली परचेस फॉर 55,000, उसको 20,000 राइट ऑफ कर दिया, मतलब 20,000 कम कर दिया। शायद बिक नहीं रहा होगा माल, तो 20,000 से कम कर दिया। यस और नो? वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹50,000। तो बेटा जी ये सेल में भी घुस के बैठा है। एक्सेप्ट फॉर द अबाउ ट्रांजेक्शन द जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जरा ध्यान से सुनिए हम क्या करेंगे। मेरा जो तरीका है ये इजी वाला तरीका है और आपको एग्जाम में मार्क्स पूरे दिलाने के कामयाब कर देगा आपको। बट ध्यान से सुनना, अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हो टेबुलर फॉर्मेट में तो वो भी हो जाएगा। मैं पहले बनाता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर मेमोरेंडम क्यों? रफ में बना रहा हूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक दो तीन, एक दो तीन, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल
टोटल। अब जरा चलते हैं, पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक। सो मैंने लिखा, कौन सी डेट है बेटा जी, 1 अप्रैल 19, ये वो नहीं लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा टोटल में 3,50,000। अब इसमें कौन सा बड़ा बात है यार, ये तो फाइनल अकाउंट में करते थे ना हम, 3,50,000 इधर लिख, ये पहला आइटम गया। फिर परचेस कितना लिखो, 12 लाख, टू परचेसेस 12 लाख। फिर क्या है, सेल्स, इधर लिखो सेल्स, बाय सेल्स कितना लिख दो रसगुल्ले, सेल्स 18,50,000, ये मैंने लिखा 18,50,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। बेटा मुझे एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इधर आएगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो भूल जाओ। अब क्या हुआ है कि ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, 1 अप्रैल 2019 का। उन्होंने क्या बोला, 31 मार्च को जब स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे ना, तो एक स्टॉक जिसकी कॉस्ट थी 55,000 जिसकी कॉस्ट थी, उसमें से 20,000 उड़ा दिए, तो वो स्टॉक में कितने से घुसकर बैठा, 35,000। ध्यान से सुनो, 55,000 वॉज द ओजी ओरिजिनल प्राइस, माइनस 20,000 राइट ऑफ कर दिया, एबनॉर्मल आइटम हो गया। तो बेटा जी वो कितने का है, 55,000 माइनस 20,000, 55,000 माइनस 20,000, तो बेटा जी मेरे स्टॉक में वो घुसकर बैठा है 35,000 से। सो बेटा मेरा वैल्यू कितना आएगा, माइनस 3,50,000, मेरा नॉर्मल कितना हुआ, 3,15,000। अरे समझे क्या? और जो आइटम डेबिट में है वो या तो सेल होगा क्रेडिट में, या स्टॉक में बच जाएगा, या तो सेल होगा या क्या हो जाएगा, स्टॉक में बच जाएगा। अब जरा चेक करके बताओ, क्या ये माल करंट ईयर में बिक गया है क्या, कितने में बिका है, 50,000, तो बेटा जी मैं लिख दूंगा 50,000 में बिक गया, एबनॉर्मल। अरे डेबिट में है माल, तो या तो सेल होगा या स्टॉक में बचेगा ना, कुछ तो हुआ रहेगा ना माल का, तो इधर सेल हो गया। अभी कितना रहा नॉर्मल, 18 लाख। एग्रीड, इजी पीजी ना, 18 लाख। सर बाकी परचेस के बारे में कुछ नहीं बोला, सारा नॉर्मल है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला सारा नॉर्मल। और 1 लाख का ट्विंग पूरा का पूरा नॉर्मल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। एग्रीड। अब रसगुल्ले बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल आइटम पर जीपी रेट लगा सकते हैं, तो क्या मैं बोलूं इधर 2 जीपी, पेन चेंज कर देते, क्या मैं बोलूं 2 जीपी कितना बोलूं जीपी, 18 लाख इंटू 20%। वाई 20% सर, ये देखो 20% ऑन सेल, सो 18 लाख इंटू 20%, 3,60,000। ये मेरा नॉर्मल जीपी 3,60,000 है। ए रसगुल्लो इधर जीपी निकालना नहीं सिखा रहा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिखा रहा हूं, भंकस मत करना। बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर आए ना, अभी लो कैलकुलेटर पर, 18 लाख माइनस 3,15,000 माइनस 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 3,60,000, कितना आएगा, 1,75,000। ये आया क्लोजिंग स्टॉक इसका। बेटा एबनॉर्मल आइटम तो सेल हो गया पूरा का पूरा, जो सेल हो गया वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच सकता ना, या तो माल बच जाएगा या क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। तो राजा बेटा जी कितना अमाउंट आएगा, 1,75,000। रसगुल्ले बच्चों अब मुझे क्या करना है, इधर तुमको जीपी निकालना है, तो जीपी कितना है, 50,000 माइनस 35,000, 15,000 नेगेटिव। अरे इधर लिख रहा हूं नेगेटिव लिख रहा हूं, क्या बड़ी बात है। अभी 3,60,000 माइनस 15,000, कितना आंसर आ गया मेरा, 3,45,000। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,75,000। क्या पूरी क्लास को समझ में आया क्या कैसे कर रहे हैं? पहले हमने क्या किया, टोटल में लिखा, फिर जो आइटम एबनॉर्मल है उसको एबनॉर्मल कॉलम में लिखा, और राजा बेटा जी फिर नॉर्मल, फिर पहले नॉर्मल को सॉल्व किया, क्योंकि मैंने क्या लिख कर दिया आपको, जीपी रेट हम किस पर लगा सकते हैं, सिर्फ क्या लिख कर दिया, रे पोपट जीपी रेट किस पर लगता है, देखो जरा इधर पढ़ो जरा, कैन नॉट अप्लाई जीपी रेट टू एबनॉर्मल आइटम, तो जीपी रेट किस पर लगेगा, सिर्फ नॉर्मल आइटम पर। यही बताया ना तेरे को, नॉर्मल आइटम पर जीपी रेट, तो नॉर्मल आइटम पर जीपी रेट लगाया, बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको लिखते कैसे एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो बेटा जी मुझे क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक मुझे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,50,000। ओके ऑलराइट, ये 350। फिर हमने किया ऐड परचेसेस, ऐड परचेसेस कितना करेंगे,
12 लाख, ये मैंने ऐड किया परचेसेस 12 लाख। हो जी, तो कितना है 3,50,000 प्लस 12 लाख कितना आएगा 15,50,000। ये मेरा टोटल परचेस लेस सेल्स एट कॉस्ट। तो मैंने क्या लिखना है सेल्स, मेरा सेल्स कितना है राजा, मेरा सेल्स है 18,50,000, मैंने लिखा 18,50,000 लेस जीपी, और उसके लिए ऊपर का वर्किंग नोट दे देना जीपी। कितना जीपी है राजा 345 है, टोटल का कॉलम कर रहे हैं ना, तो कितना 3,45,000 है, ये माइनस किया इसमें से बेटा, सेल्स में से जीपी माइनस किया तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी 18,50,000 माइनस 3,45,000, मेरा ये आएगा 15,05,000। कुछ गड़बड़ हो गया मेरा, इसमें एक और चीज ऐड करना भूल गया ना, ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है रे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आई विल राइट डाउन 1 लाख, तो ये कितना आएगा 16,50,000। अब बेटा जी माइनस 16,50,000 कितना आएगा 1,45,000 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। वही आंसर आया क्या, मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अयो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, सर आपने 18,50,000 लिया है तो कितना लेने को ना 18,50,000 ही लेने को ना 18,50,000 माइनस 3,45,000 बराबर कर रहा है यार मैं। ठीक है बेटा जी ऐसे नहीं होगा, ये पता नहीं मुझे कहाँ पे गड़बड़ा, ये देखो इधर ऐसे कर लेते हैं, नॉर्मल वाला कॉलम लिख लेते बेटा जी, कितना है 3,15,000, फिर परचेसेस कितना पिल्लू जी 12 लाख, और ये कितना है 1 लाख, पर ये मिस्टेक कैसे हो गया मेरे से, 12 lakh plus 1 lakh is how much 16,15,000, और मेरा सेल्स कितना है 18 लाख माइनस 3,60,000, 18 lakhs माइनस 3,60,000, 14,40,000, तो मेरा आंसर आएगा 1,75,000। इज दैट ओके? ओकीज ओकीज ओकीज, आगे बढ़ जाए। हाँ ये पॉजिटिव होने को ना, अरे बराबर है, ये नेगेटिव लिखा ना मैंने, हाँ इसलिए गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, 15,000 नेगेटिव लिखा ना, ये एक्चुअली 3,75,000 है, मैं बोला अभी ठीक है नहीं आ रहा है तो क्या करेगा बट
कौन बच्चा है रसगुल्ला मेरा? वंशित बजाज, थैंक यू सो मच। ये बराबर है। ये इधर 15,000 पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव क्यों लिखा पता नहीं। सो 375 आएगा, तो फिर टोटल से करेंगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। मैं सोच रहा क्यों नहीं हो रहा, 2-3 बार देख लिया। ठीक है, आंसर आ रहा है, चलो छोड़ो, होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे अभी, क्वेश्चन नंबर 2 देखे। Physical verification of the stock in a business was done on 23rd February 2020. Okay. The value of the stock was 28 lakh. बेटा कौन सा वेरिफिकेशन किया? फिजिकल, मतलब ये काउंटिंग किया इन्होंने, है ना, काउंटिंग किया था। अब काउंटर वाला क्या रहता है ना, वो येड़ा रहता है, उसको ये पता नहीं रहता कि भैया ये माल मेरा है कि नहीं है। वो किसी के भी माल को गिनकर बोल देता है मेरा है। तो बेटा जी कितना है माल है? 28 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 23rd February। बेटा जी हमें स्टॉक कौन से तारीख का चाहिए? बेटा जी 31 मार्च का हमें स्टॉक लगेगा, 31 मार्च का या फिर 29 फरवरी, नहीं 29 फरवरी का। तो बेटा जी स्टॉक टेक कब हुआ है? 23rd फरवरी को हुआ है। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया? परचेसेस एड परचेस रिटर्न लेस सेल्स एट कॉस्ट एड, सॉरी लेस और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट एड। इज दैट ओके? सो रसगुल्ले बच्चों पहला मैंने क्या बोला? फिजिकल स्टॉक, जरा ध्यान से देखो, फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक कितना लिखूं? फिजिकल स्टॉक कैन आई राइट डाउन 28 लाख। कीप अप द गुड वर्क। सर इतना तो मैं लिख के आ जाऊंगा। सर ये टेबल रफ में बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हो, बिंदास बनाओ। तो पहला ये तो आ गया 28 लाख। अब जरा ध्यान से सुनो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,30,000 वर अनसोल्ड। इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? हम एजेंट है कि हम प्रिंसिपल है? हमने माल भेजा है कि हमें माल मिला है? क्या बोला है? आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमें माल मिला है कि हमने भेजा है? हम ओनर है कि एजेंट है? जल्दी से मैं सुन रहा हूं इसका आंसर, पहले मुझे बताओ, हम ओनर है कि एजेंट है? किसका फोन आ रहा है? तुम जल्दी से आंसर डालो। हम प्रिंसिपल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा जी तुमको मैंने क्या बताया? ये फिजिकल स्टॉक है बेटा, प्लीज फोकस करो। ये काउंट किया हुआ है। जो स्टॉक मैंने किसी और को भेजा है, अब मैं मेरे स्टोर कीपर को बोलूंगा वो काउंटिंग करेगा, तो इधर जो माल पड़ा है उसी का काउंटिंग करेगा ना। जो मेरे एजेंट के पास पड़ा है उधर कैसे जाके काउंट करेगा वो? तो राजा बेटा जी माल मेरा है, जिसकी ओनरशिप मेरी है उसको ऐड कर दो, अगर काउंटिंग नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? ऐड गुड्स सेंट ऑन consignment. Add goods sent on consignment. Can I not say my amount is 2,30,000? Have you all understood this? क्यों ऐड किया? ये माल मेरा है इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। ओके, गोइंग अहेड। Purchase of 3 lakh were made, out of which goods worth ₹1,20,000 were delivered on 5th March 2020. बेटा क्या हुआ कि 1,20,000 का माल मुझे कब मिला? 5 मार्च को, और 3 लाख का माल मैंने परचेस किया। तो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं क्या? 3 लाख में से 1,20,000 ये 5 मार्च को मिला, और बेटा जी 1,80,000 ये फरवरी महीने में ही मिल गया। तो बेटा जी मैंने आपको सिखाया था कि परचेसेस को क्या करते हैं हम? ऐड। तो राजा बेटा जी मैं करूंगा ऐड गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड। मैं बोलूंगा 1,80,000 परचेसेस ऐड करना सिखाया, और मैं बोलूंगा ऐड गुड्स परचेस्ड एंड इन ट्रांजिट 1,20,000। कितने बच्चों को ये समझ में आया मुझे बताओ? इसके अंदर क्या है बेटा जी? मैंने आपको सिखाया कि परचेसेस हम क्या करते हैं? ऐड। बट राजा बेटा जी परचेसेस में अभी मैं और क्लियरली बता रहा हूं कि भैया 29 फरवरी के दिन क्या क्या हुआ था? मुझे कुछ माल मिल चुका था, कुछ अभी तक मिला नहीं था। जो नहीं मिला उसको मैंने इन ट्रांजिट बोला, जो मिल गया मैंने उसको क्या बोला बेटा जी? कि परचेस्ड एंड रिसीव्ड। क्या मुझे फर्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन समझ में आती है क्या? राजा बेटा जी थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है? पूरा 3 लाख ऐड करेंगे। रौनक शिंदे बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते। सेल्स वर 13,60,000,
विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। मतलब मेरा जो सेल था उसमें से 3,20,000 का माल जो है वो मैंने सेंट ऑन अप्रूवल है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न्ड बिफोर 29th February, but no information is available regarding the remaining goods. Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 240 were sold for 1,50,000. ओके, तो जरा ध्यान से सुनो, मैं इधर वर्किंग नोट कर रहा हूं। मेरा सेल्स कितना है? 13,60,000। ध्यान से सुनते जाइए। अच्छा, ये वर्किंग मेरी एग्जामिनर की वर्किंग से मैच नहीं होगी, मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में कराऊंगा, बट ये आंसर भी आप करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें से दो पार्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स 13,60,000 है, 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, तो मैंने बोला सेंट ऑन अप्रूवल 3,20,000, ठीक है। और इधर क्या लिखूंगा, बैलेंस, कैलकुलेटर पर लो, 13,60,000 माइनस 3,20,000 कितना आएगा? 10,40,000। कौन सा, बच्चे मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? क्या किया गया? 13,60,000 सेल है, उसमें से 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब राजा बेटा जी, 1.5 लाख का माल एबनॉर्मल है, क्योंकि जिसकी कॉस्ट 2,40,000 है, बट वो सेल कितने में हुआ है? 1.5 लाख में। ये जीपी रेट को फॉलो नहीं कर रहा, जो जीपी रेट को फॉलो नहीं करता वो एबनॉर्मल है। तो क्या मैं इसको बोल दूं, इसमें दो आइटम है, एक है एबनॉर्मल और एक है नॉर्मल। एबनॉर्मल वाला है 1,50,000, तो जाहिर सी बात है मेरा 10,40,000 माइनस 1,50,000 मेरा बचा हुआ आएगा 8,90,000। पहले मुझे बताओ, ये चार्ट यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक ये चार्ट समझ में आया क्या? फिर मुझे एक और बात बताओ कि जीपी रेट किस पर लगता है? मैंने बताया जीपी रेट सिर्फ नॉर्मल आइटम पर लगता है, एबनॉर्मल पर नहीं लगता है। एबनॉर्मल की मुझे कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है, एबनॉर्मल की कॉस्ट मुझे कितनी दे रखी है? कॉस्टिंग 2,40,000 बेबी। तो कैन आई नॉट राइट डाउन, इसकी कॉस्ट 2,40,000 है। ओके, नॉर्मल के लिए मेरे पास रूल है C प्लस P इज इक्वल टू SP। उन्होंने बोला कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो SP 125 है। चेक कर लो, चेक कर लो, ये देखो कॉस्ट प्लस 25%। अब रसगुल्ले बच्चों, मेरे पास जो नॉर्मल वाला सेल है उसकी मेरे पास कॉस्ट ही पता है। कितनी कॉस्ट पता है? 8 लाख, नहीं, सेल प्राइस पता है 8,90,000, सेलिंग प्राइस पता है ना भैया। मैं तो क्या कुछ भी बेकी बेकी बातें करते रहता हूं। अब मुझे बताओ 8,90,000, ए ऑनलाइन जरा ध्यान से सुनो, 8,90,000 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। सो कैन आई नॉट से 7,12,000 ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी कॉस्ट है। और जो गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस है उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, C प्लस P इज इक्वल टू SP। बेटा जी मैंने कितना लिखा है? 125, 25 और 100। रसगुल्ले बच्चों मैं लिखूं 3,20,000 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर x निकालूं तो मैं लिखूंगा 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो कितना आएगा? 2,56,000 इज द कॉस्ट। अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेटा मैंने क्या किया? सेल को कन्वर्ट किया, सेल को कन्वर्ट किया, किसके अंदर कन्वर्ट किया? सेल को कन्वर्ट किया, किसके अंदर कन्वर्ट किया? सेल को कन्वर्ट किया कॉस्ट में। तो कितना हुआ कॉस्ट? 7,12,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,56,000, यही तो कॉस्ट है ना। जो सेल हुआ उसकी कॉस्ट इतनी है, कितनी है? 7,12,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,56,000 कितना आएगा? 12,08,000। 12,08,000। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। सो बेटा जी मैंने आपको क्या सिखाया था? लेस सेल्स एट कॉस्ट। सेल्स एट कॉस्ट कितना लिख देंगे बेटा जी? कैन आई नॉट राइट डाउन 12,08,000? सेल्स एट कॉस्ट लेस 12,08,000। जरा ध्यान से सुनो। अब बेटा जी मैंने जो सिखाया वही बता रहा हूं, सेल्स एट कॉस्ट ऐड कर देना। अब क्या है, ये माल बिक गया, ये माल बिक गया, ये माल के साथ थोड़ा सा झोल हुआ, आधा माल रिटर्न आ गया। आधा माल रिटर्न आ गया मतलब बेटा जी 2,56,000 का आधा रिटर्न आया, हाफ रिटर्न आ गया। तो कितना आएगा? 2,56,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 1,28,000।
और दूसरा वाला कौन सा, हाफ, ये विथ कस्टमर है, किसके पास है, विथ कस्टमर, मतलब ये माल मेरा ही है बेटा। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से एड गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न कितना लिख दूंगा, 1,28,000 रिटर्न है, और बेटा जी मैं लिख दूंगा एड गुड्स विथ कस्टमर नो अप्रूवल, नो अप्रूवल 1,28,000। सो बेटा जी मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, 12,08,000 जो सेल है उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट किया। तो सेल्स को पहले अलग अलग हिस्सों में बांटा, उसमें से नॉर्मल वाले पर जीपी रेट डायरेक्टली लगाया, एबनॉर्मल का डायरेक्टली आपको कॉस्ट दिया रहेगा, और जो गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस है उस पर भी जीपी रेट लगाकर सेल्स एट कॉस्ट निकाला। फिर सेल्स को क्या करते बेटा जी, ये फॉरवर्ड मेथड है, तो सेल्स को हम क्या करते हैं, लेस किया। सेल्स रिटर्न को क्या करना है, ऐड। अब सेल्स रिटर्न में क्या हुआ कि जो माल मैंने भेजा था गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 2,56,000 का भेजा था, उसमें से आधा रिटर्न आ गया है, तो मैंने क्या किया, एड सेल्स रिटर्न। और आधा नहीं आया, बट वो किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो हम क्या बोलेंगे, एड स्टॉक विथ कस्टमर 1,28,000, और ये मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा, कितना आएगा, 28 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 माइनस 12,08,000 माइनस 1,28,000, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई, $23,78,000। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से मुझे आंसर दो, कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, 23,78,000। मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सर वो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और एक बार बेटा सेंट ऑन अप्रूवल को दो ट्रांजैक्शन में डिवाइड कर, एक क्या हुआ, सेल हुआ, फील कर रहा है, सेल हुआ, माल गया, और क्या हुआ, उसमें से आधा रिटर्न आया और आधा रिटर्न नहीं आया। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता एक सेल रिटर्न है और एक स्टॉक विद कस्टमर, वो मैं पूछूंगा माल किसका है, मेरा है, तो सेल किया तब मैंने उसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, क्यों गया, बट वो जाने के बाद में मेरे कस्टमर के पास पड़ा, उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो वापस ऐड भी तो होगा, वो मेरा ही है, तो जो रिटर्न आया उसको ऐड किया, और राजा बेटा जी जो लास्ट वाला था स्टॉक विद कस्टमर वो भी मेरा, इसीलिए क्या किया, ऐड। सर सेल्स एट कॉस्ट में फिर 2,56,000 ऐड क्यों किया, क्योंकि बेटा जी पहले तो सेल ही हुआ ना, ये मुझे बताओ टोटल सेल 13,60,000 है, अपना रूल क्या है, अपना रूल क्या है, सेल्स क्या करते हैं, माइनस, बट किस पर करते हैं, एट कॉस्ट, तो बेटा जी इसको पहले किस में कन्वर्ट किया, कॉस्ट पे, यस सर नो, अभी ये समझ में आया, गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे, चिंता नहीं करो, और एक क्वेश्चन करते, सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर, ये देखो इधर, सितंबर 24 का एक क्वेश्चन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक in a business was done on 23rd June 23. The value of the stock was 4,80,000. बेटा ये क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन, कब की तारीख का है, 23rd जून का, इधर लास्ट तारीख का 30 जून का स्टॉक निकालना है, फॉरवर्ड मेथड, क्या करेंगे, परचेस ऐड, परचेस रिटर्न लेस, सेल्स एट कॉस्ट लेस, और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट ऐड। चले अभी आगे। सो बेटा जी मैंने पहले लिखा वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक मतलब जो काउंटिंग किया है, कितना काउंटिंग कर करे बेटा जी, 4,80,000। ये इजी, यस, शांति से।
आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹24,000 वर अनसोल्ड। क्या आप मुझे बताओगे क्या इसका मतलब क्या है? ये माल मैंने भेजा है कि मुझे मिला है? मतलब मैं ओनर हूं कि क्या है? मैं ओनर हूं कि एजेंट हूं? जल्दी से बताओ। मैं ओनर हूं कि एजेंट हूं? फुर्ती से फुर्ती से फुर्ती से। अगर मैं एजेंट नहीं हूं, मैं ओनर हूं, सो बेटा जी 24,000 को क्या करेंगे हम? एड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये मैं ओनर हूं ना, अब वो स्टॉक में तो काउंटिंग नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा। कितना ऐड कर दूंगा बेटा जी? 24,000। हैप्पी? ये हुआ। परचेस 40,000 वर मेड, आउट ऑफ विच 16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। मुझे 30 जून का स्टॉक निकालना है, तो बेटा जी कैन आई नॉट से ऐड परचेस्ड एंड रिसीव्ड, और दूसरा है परचेस्ड एंड इन ट्रांजिट एज ऑन 30 जून, क्योंकि जो जुलाई में मिलेगा 30 जून को तो क्या है बेटा जी? इन ट्रांजिट है ना। तो 40,000 बाई किया, उसमें से मुझे कितना मिल गया? 24,000 मिल गया, और 24,000 इन क्या है? ट्रांजिट। ये दोनों ही क्या करेंगे? ऐड। क्या बेटा जी? 1 2 समझ में? नाउ बेटा जी सेल्स वर 136, टोटल सेल्स कितना है? 136। ये देखो, ये सेल्स है 136। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एट कॉस्ट। आगे बढ़े। सेल्स 136, जिसमें से 32,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस वर रिटर्न्ड बिफोर 30th जून, बट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द बैलेंस गुड्स। तो अब इसमें से क्या? 1,36,000 के दो हिस्से, 32,000 ऑन अप्रूवल। तो जो ऑन अप्रूवल है ना, वो सेल भी है और वो मेरा स्टॉक भी होगा अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो। ओके। और 1,36,000 माइनस 32,000, तो भाई मेरा आंसर कितना आएगा? सेल 1,04,000। अब 1,04,000 के दो हिस्से, इसमें नीचे क्या बोला है बेटा जी? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 24,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 12,000। सो बेटा जी एक आइटम है एबनॉर्मल 12,000, और भी बचा हुआ क्या है? नॉर्मल। 1,04,000 माइनस 12,000, ये क्या है? 92,000। बेटा जी क्या ये 1,36,000 सेल वैल्यू का ही ब्रेकअप है कि नहीं है? अब मुझे इन सभी को कन्वर्ट करना है कॉस्ट में, मुझे कॉस्ट ही चाहिए। तो बेटा कॉस्ट कैसे निकालूं? सो कॉस्ट इसकी दी हुई है, एबनॉर्मल की कॉस्ट दी हुई है, कितनी है? 24,000 कॉस्टिंग है, उसको 12 में बेचा, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 24,000। बेटा जी इसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी। सी 100 है, पी 25 है, एसपी 125 है। देखो है कि नहीं है? कॉस्ट प्लस 25%। तो राजा बेटा जी मैंने लिखना है 92,000 और मुझे चाहिए कॉस्ट एक्स। लो कैलकुलेटर पर 92,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, व्हाट इज दैट? 73,600। तो कैन आई नॉट से माई कॉस्ट इज 73,600 इसकी कॉस्ट। अब सेल और रिटर्न बेसिस पर भी वही लॉजिक, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी। मेरा आएगा एस पी है 32,000। हाँ पहले पूरा तो इक्वेशन तो लिख दीजिए सर। हाँ मैं क्या लिखूंगा? 125 125, मेरा एसपी है 32,000, मुझे कन्वर्ट करना है कॉस्ट में, तो बेटा जी मैं लिखूंगा 32,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। माय आंसर इज, इसका कॉस्ट है 25,600। रसगुल्ले बच्चों, क्या मैं ये टोटल कॉस्ट ले लूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो कैलकुलेटर पर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 73,600 प्लस 24,000 प्लस 25,600। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं क्या करूंगा? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 123,200। मुझे लगता है कि यहां तक तो पूरी क्लास को समझ में आया होगा। 123,200। अब रसगुल्ले बच्चों आगे क्या हुआ कि ये वाला तो सेल हो गया है, बात खत्म। बट ये जो है ना ऑन रिटर्न बेसिस ऑन अप्रूवल, ये क्या हुआ है ना, ये क्या हुआ है ना, कुछ रिजेक्ट होके आ गया। तो एक सेल रिटर्न हुआ, इसका आधा सेल रिटर्न है ना, और आधा क्या है? विथ कस्टमर है, उसका अप्रूवल नहीं मिला है। तो बेटा जी इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि देखो सेल हुआ तो मैंने माइनस किया, सेल रिटर्न होगा तो ऐड करना पड़ेगा ना। और आधे के बारे में हाँ आया ना, ना आया, तो सेल रिटर्न आधा 25,600 एट कॉस्ट डिवाइड बाय 2। तो कैन आई नॉट से ऐड सेल्स रिटर्न, ये दो ट्रांजेक्शन हुई थी, सेल्स रिटर्न 12,800 और ऐड स्टॉक विथ कस्टमर
12,800 तो बेटा जी टोटल कितना हो गया मेरा स्टॉक 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 माइनस 123,200 प्लस 12,800 प्लस 12,800 माय आंसर इज 454,400। ए जानवी बाबिल झूठ की बोलती है पागल, मेरे को डरा क्यों रही है? सही बताना आंसर 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 123,200 बराबर तो क्या है 550 454 400। ओके अब जरा ध्यान से सुनते हैं कि मेरी बात बहुत भारी वाली चीज बता रहा हूं, देखते कितने बच्चों को समझ में आया, इससे पता चलेगा कितने बच्चों को समझ में आया। चेक करते हैं। कैन आई आस्क यू, अगर ये सेल रिटर्न नहीं होता, एक्सेप्ट हो जाता, तो मैं क्या करता? ऐसा भी तो हो सकता है ना, आधा माल उन्होंने क्या बोला रिटर्न हो गया और आधे के बारे में कुछ बोला नहीं। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं आधा माल रिटर्न आ गया, ठीक है, उसकी जगह पे मैं बोलूं आधा एक्सेप्ट हो गया, कस्टमर ने बोला हाँ मेरे को कबूल है, मैं माल मेरे पास ही रख रहा हूं, तो क्या करेंगे? अगर समझ में आए तो बताओ मुझे। सर स्टॉक इन ट्रांजिट 16,000 कौन सा रे? अच्छा स्टॉक इन ट्रांजिट 16,000 ये तो बराबर है, ये 16,000 आना चाहिए। अयो 446,400 आएगा। साहिल शर्मा कीप अप द गुड वर्क गुड वर्क गुड वर्क। अगर माल एक्सेप्ट हो जाता तो क्या करते? साहिल वर्मा ने बराबर आंसर दिया। साहिल शर्मा वेरी गुड। सौरभ आसवानी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड। तो मेजॉरिटी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं कि अगर मान लो उसको पहले क्या करते, सेल में तो कन्वर्ट कर देते, सेल का इफेक्ट बराबर ये ऐसे ही चला जाता है, जैसे दिया वैसे ही चला जाता है ना, क्योंकि सेल तो हुआ है। बट अगर वो एक्सेप्ट हुआ मतलब सेल कंक्लूड हो गया, रिटर्न नहीं हुआ, तो इसलिए उसको वापस रिटर्न में ऐड नहीं करते, ये वाली स्टेप नहीं आएगी, बाकी सब कुछ सेम है। इज दैट ओके? वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया आपको। बेटा जी अब मैं इन्वेंट्री का, बिफोर आई कंप्लीट इट, आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट टुडे, इन्वेंट्री का मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। सॉल्व एंड चेक ईच क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल आईसीएआई, आईसीएआई, ठीक है। अभी आज का होमवर्क भी सुन लीजिए। सौर मैराथन में भी होमवर्क, यस। आज क्या करना है, इन्वेंट्री के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरा क्या करने का है, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, तीसरा जर्नल, स्पेशली जीएसटी, ये पूरा देख के निकालना। इसमें से जीएसटी मैं कल करवाऊंगा, इन्वेंट्री के बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, बट पहले आप ये करोगे। तो आज का ये होमवर्क,